थैंक यू। मित्रों, आप सबका अर्क जीएस क्लासेस पर स्वागत। मैं आरवी सर आप सबको आज से मैंने यह डिसाइड किया है कि टेट और सीटेट के लिए, जो कि टेट 25 जुलाई को प्रस्तावित है और संभवतः सीटेट का भी एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं आज से आप सबको अर्क जीएस क्लासेस के प्लेटफार्म पर लगातार रोज एक वीडियो बाल विकास, जैसा कि मैंने डाला बाल मनोविज्ञान से संबंधित, आपको प्रतिदिन एक एक टॉपिक से एक जो क्लास प्रतिदिन मिलती रहेगी। आज दोस्तों मैं आपको बाल मनोविज्ञान क्या है या बाल मनोविज्ञान में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्या पहला चैप्टर है, उस संबंध में आपको इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करूंगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से मैं इस कार्य को पूरे लगन के साथ कर पाऊंगा तथा ऐसी आप सबसे अपेक्षा रखता हूं कि आप निरंतर मुझे इसी प्रेम भाव के साथ, जैसा कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का अपार सहयोग मिलता रहता है, उसी तरीके से हमारे अर्क जीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भी आप अपना प्यार और स्नेह हमको निरंतर प्रदान करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज फिर हम शुरू करते हैं, आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है, क्यों इसका हमारे जो टेट और सीटेट के सिलेबस में इसका जो अध्ययन किया गया है, यहाँ से 30 क्वेश्चन सबको आते हैं, ये सबको बहुत भली भांत से आप सब परिचित हैं। ये जो मैं आपको पढ़ाऊँगा यह ऐसा नहीं है कि केवल आप देखते हैं, आप टेट के 2 फॉर्मेट के एग्जाम होते हैं। एक आपके पास परीक्षा होती है जिसे आप कहते हो प्राइमरी टेट, यानी कि आप लेवल 1 और लेवल 2, अपर प्राइमरी और प्राइमरी। ये ऐसा मैं इसमें आपको कंटेंट देने का प्रयास करूंगा जिसके आधार पर आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे और इस परीक्षा को में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो अध्ययन किया गया है, इसमें अध्ययन बालक की 3 अवस्थाओं को बेसिकली अध्ययन किया जाता है। एक जो सबको हमको पता है, आप सबको पता है कि जो पहला इसका अवस्था होता है जिसे हम लोग कहते हैं शैशवावस्था, दूसरी अवस्था जो हमारी होती है उसे हम कहते हैं बाल्यावस्था, तीसरी जो हमारी अवस्था होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था। आप देख रहे हो शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। इन्हीं 3 अवस्थाओं को, किशोरावस्था, इन्हीं तीनों अवस्थाओं को हम लोग बाल मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। वैसे तो इसके पहले अगर हम बात करें, शैशवावस्था से पहले एक हमारे पास आती है गर्भावस्था। इसके बाद आप देखें किशोरावस्था के बाद आपके पास कौन सी अवस्था अगली आएगी, जैसे आप एक कहोगे पौढ़ावस्था, फिर अगला आपके पास आएगा वृद्धावस्था। ये जो अवस्थाएं हैं, ये सभी अवस्थाओं में केवल जो हमारे बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है वह इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो पहला चैप्टर है, यानी कि पहला जो इस पर आपका यह चैप्टर बनता है बाल मनोविज्ञान में, वह बनता है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, शिक्षा एवं मनोविज्ञान, इसको हम लोगों ने, जैसा कि देखिए मैंने पहले से आप लोगों के लिए लिखा है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। दोस्तों, शिक्षा एवं मनोविज्ञान में आप ये देख रहे हैं 2 पार्ट आपके पास आ रहे हैं। एक पार्ट आपके पास आ रहा है शिक्षा और एक आ रहा है क्या, मनोविज्ञान। इन शिक्षा को अब इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में विभाजित भी करेंगे। पहले हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा क्या है और दूसरा फिर बताने का प्रयास क्या करेंगे, मनोविज्ञान क्या है। दोनों के अर्थ को, दोनों के स्वरूप को समझेंगे और इन दोनों को समझने के बाद फिर इन दोनों को आपस में
कोरिलेशन स्थापित करेंगे, दोनों में संबंध स्थापित करेंगे और उस संबंध के आधार पर फिर हम निरंतर अवस्थाओं पर आ जाएंगे। इस तरीके से यह आपके साथ हमारा और आपका यह चर्चा और परिचर्चा, यह अध्ययन शुरू हो रहा है। यह निरंतर अब 25 जुलाई तक जारी रहेगा। शिक्षा शब्द देख रहे हैं, यह जो शिक्षा शब्द है, अगर इसकी हम बात करें तो ये शिक्षा ये हमारे एक संस्कृत शब्द है जिसका नाम है शिक्ष। संस्कृत शब्द है शिक्ष और इसी संस्कृत शब्द शिक्ष से संस्कृत शब्द शिक्ष में क्या किया गया है, इसी शिक्ष में एक धातु लगाई गई है और वह धातु क्या है, आ धातु। यानी कि संस्कृत शब्द शिक्ष में आ धातु लगाने से ये हमारा क्या बन गया, शिक्षा। यह हमारा बन गया शिक्षा। दूसरी अगर आप बात करोगे कि यह इसमें एक बात और आती है, इस शिक्षा को अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखते हैं, एजुकेशन। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एजुकेशन। अब देखेंगे इसके स्वरूप को, थोड़ा इसके अर्थ को समझने की बात है, इसको हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यह जो एजुकेशन का ऐसा शब्द है, आपसे दोस्तों देखिएगा ये बहुत पूछा जाता है, यह जो शिक्ष शब्द है ये कहाँ से आया है, शिक्ष शब्द कहाँ से आया है, शिक्ष शब्द आपका कहाँ से लिया गया है। तो आप बता देंगे, आंसर आप कर देंगे संस्कृत शब्द है। शिक्ष शब्द क्या है, संस्कृत शब्द है। दूसरी अगर हम बात करेंगे कि इस जो शिक्ष शब्द का मतलब क्या है, अगर आप बात करिए इस शिक्ष का शब्द का अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब है सीखना। इसका मतलब क्या है, सीखना। शिक्ष का मतलब अर्थ क्या है कि सीखना, ठीक है ना। या आप कह सकते हो इसी को सिखाना, सीखना एवं सिखाना। शिक्ष शब्द का मतलब होता है सीखना एवं सिखाना। एक बात हुई। दूसरा आप देखो, एजुकेशन वर्ड हमने जैसे लिखा, यह पूछा जाएगा आपके पास कि एजुकेशन कैसा शब्द है, ये एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है, कैसा लिया गया है, तो आपके पास क्या आंसर होगा। एजुकेशन जो है यह एक लैटिन शब्द है। एजुकेशन एक लैटिन शब्द है। ये जो एजुकेशन लैटिन शब्द है, ये एजुकेशन दो शब्दों से बना है। एक तो पहली बात है कि एजुकेशन जो लैटिन शब्द आया, यह एक शब्द आया, देखो एजुकेटम। क्या शब्द आया, एजुकेटम, एजुकेटम, CATUM, एजुकेटम, ADUCATUM, एजुकेटम। ये जो एजुकेटम शब्द आया, ये जो शब्द है इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द आपके पास है ई और दूसरा शब्द आपके पास है ड्यूको, ई प्लस ड्यूको। अब ई का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है दोस्तों अंदर। ई का मतलब होता है अंदर, इनर, और ड्यूको का मतलब होता है क्या, आगे बढ़ना। ठीक है, ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। इस तरीके से इसका शाब्दिक जो अर्थ हुआ ई प्लस ड्यू का, कि अंदर से आगे बढ़ना, अंदर से आगे बढ़ना। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, अंदर से आगे बढ़ना, ठीक है ना, अंदर से आगे बढ़ना। तो दो शब्द निकल गया, यानी कि शिक्षा, संस्कृत शब्द शिक्ष, और शिक्ष में क्या लगा गया, धातु आ, यानी इसको एक और शब्द बोलते प्रत्यय लगा, प्रत्यय क्या लगा, आ, और बना क्या, शिक्षा। इसका शिक्ष का क्या अर्थ हुआ, सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द क्या है, ये अंग्रेजी इसका एक वर्जन आता है एजुकेशन लैटिन शब्द, ई एडुकेटम से बना, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब है अंदर, ड्यूको का मतलब आगे से बढ़ना, यानी कि इन दोनों का मतलब क्या हो गया, अंदर से आगे बढ़ना, ठीक है ना। आगे फिर बात करते हैं हम लोग अब यहाँ पर जब यह बात आती है आपको कि अंदर से आगे बढ़ना, इसका मतलब यह हुआ कि जो अंदर से आगे बढ़ने का मतलब हो गया कि ये कहा गया कि एक शब्द यहाँ पर आया, इसका डिफिनेशन जब हम लोग बात करते हैं कि अंदर से आगे, मतलब कहा गया कि जन्मजात शक्तियों को, यानी कि जन्मजात, इन्होंने कहा कि जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना, जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना,
बाहर अभिव्यक्त करना क्या है? शिक्षा है। शिक्षा है, ठीक है ना, अभिव्यक्त करना शिक्षा है। यानी कि इसका मूल उद्देश्य क्या है? प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, यानी कि शिक्षा का मूल उद्देश्य आप बताओ। तो आप कहना भैया शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह क्या है? ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन अर्जित करना, मतलब ज्ञानार्जन करना, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है? ज्ञानार्जन करना। इंपॉर्टेंस है, प्रश्न में पूछा जाता है इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे ज्ञानार्जन करना, ठीक है ना। इसके बाद फिर बात आती है कि यहाँ पर यह बात कही गई कि जो प्रत्येक बालक होता है, यानी कि यहाँ चूँकि हमको बाल मनोविज्ञान की बात करना है, तो इस बाल मनोविज्ञान में यह बात कही गई है कि जो प्रत्येक बालक होता है उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ जन्मजात शक्तियाँ समाहित होती हैं, जन्मजात शक्तियाँ समाहित होती हैं और क्या करती हैं कि वह जब उचित वातावरण पाती हैं, है ना, बालक के अंदर क्या होती है? जन्मजात शक्तियाँ समाहित होती हैं और उचित वातावरण पाने के बाद, उचित वातावरण पाने के बाद उसमें वह क्या कर देती हैं? संबंध स्थापित कर देती हैं और संबंध स्थापित करने के बाद वह क्या हो जाती है? वह जो शक्ति है वह बाह्य रूप में प्रकट हो जाती है, ठीक है ना, वह बाह्य रूप में प्रकट हो जाती है। अब यहाँ पर बात आई, बहुत से मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शिक्षा के संबंध में परिभाषाएं दी गई, उसका उद्देश्य बताया गया, यानी कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा। जैसे बताया हमने ज्ञानार्जन करना, कैसा ज्ञानार्जन करना। यहाँ पर बात आई कि यहाँ पर दो विचारधाराएं चलती, विचारधाराएं, एक ऐसी विचारधाराएं जो कहते हो आप आध्यात्मिक विचारधारा, ऐसी विचारधाराएं आध्यात्मिक विचारधाराएं। दूसरी विचारधाराएं एक और चलती हैं जिनको आप एक कह सकते हो कि वह भौतिकतावादी विचारधारा की बात करते हैं, है ना, भौतिकतावाद। एक और विचारधारा ऐड हो जाती है जिसको आप कहते हो प्रयोजनवादी, यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कोई ना कोई प्रयोजन लिए हुए है, बिना प्रयोजन की शिक्षा बेकार है, ठीक है ना। व्यवहार रूप में अगर हम देखें, आज की इस भौतिकता युग में देखें तो हम लोग भी जो शिक्षा अधिग्रहण कर रहे हैं, करते हैं, किया जाता है, कराया जा रहा है, इसको आप क्या करते हैं? आप इसको प्रयोजन लिए हो, भाई आपको टेट पास होना है, नौकरी पानी है, तो आपको अर्थ अर्जन करना है और आपकी अपनी जीविका को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये प्रयोजनवादी विचारधाराओं को मानते हैं। जब हम बात करते हैं कि आध्यात्मवादी की बात करते हैं तो आध्यात्मवादी दार्शनिक क्या मानते हैं? अगर आध्यात्मवादी दार्शनिक की बात करिए आप, तो आध्यात्मिक दार्शनिकों का कहना है कि जो शिक्षा है इसके शिक्षा के दो मूल उद्देश्य हैं, दो मूल उद्देश्य हैं, शिक्षा के दो मूल उद्देश्य हैं। एक क्या है? एक क्या है इसका? एक जो पहला उद्देश्य है वह उद्देश्य कहता है कि शिक्षा ऐसी हो जो हमें क्या कहती है? शिक्षा ऐसी हो, शिक्षा ऐसी हो जो पारलौकिक जीवन से मुक्ति दिलाए, पारलौकिक जीवन से मुक्ति दिलाए। शिक्षा ऐसी हो जो पारलौकिक जीवन से मुक्ति दिलाए, ठीक है ना, पारलौकिक जीवन से मुक्ति दिलाए, ठीक। अब इन्होंने ये बात यहाँ पर कही, इन्होंने ये बात कही कि मुक्ति कितने प्रकार की होती है? तो मुक्ति इन्होंने कहा दो प्रकार की होती है, मुक्ति दो प्रकार की होती है। एक मुक्ति की बात इन्होंने कहा, एक मुक्ति की बात इन्होंने कहा कि विदेह मुक्ति, और दूसरी मुक्ति की अगर इन्होंने बात किया तो वह है इनकी कौन सी? जीवन मुक्ति। तो आपके पास एक मुक्ति होगी विदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति, ये याद रखिएगा, और दूसरी हमारे पास आती है जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति। दो प्रकार की मुक्ति की बात है, दो प्रकार की मुक्ति की बात है, ठीक। दूसरी बात हम करते हैं अब विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात करते हैं, ये इनकी बात है। यानी कि जो आध्यात्मिक दार्शनिक है, अब इसमें कौन कौन से हैं आध्यात्मिक दार्शनिक? आध्यात्मिक दार्शनिक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें किसका किसका नाम आप ले सकते हो? जैसे आप ले सकते हो आध्यात्मिक दर्शन की अगर हम बात करें, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य का जो कॉन्सेप्ट हो क्या कहते हैं? शंकराचार्य क्या कहते हैं? अब इनके कुछ देखेंगे आप कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक होंगे शंकराचार्य, जो वो क्या करेंगे, ये अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। तो विचार क्या क्या प्रकट करते हैं?
जैसे पहला एक विचार की अगर हम बात करते हैं तो शंकराचार्य, ठीक है ना। देखो बहुत विचारधाराओं पे नहीं जाना है, एक आध सवाल आता है खैर है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फिर भी जो बड़े इंपॉर्टेंस हैं उनको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नज़र दौड़ानी पड़ेगी, क्या कहा, किसने क्या कहा। तो अगर हमने बात किया कि हम कहते हैं शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ने कहा क्या, इनका एक कमेंट है, इन्होंने कहा कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दे, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ये बात शंकराचार्य ने कहा। यहीं पर अगर हम बात करते हैं और स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट का स्वामी विवेकानंद ने कहा, इन्होंने कहा कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब क्या, अंतर्निहित पूर्णता, हमारे अंदर जो शक्ति है उसी शक्ति को क्या करना है, अगर हम बाहर अभिव्यक्त कर पाएँ तो उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, शिक्षा कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से शंकराचार्य का याद रखेंगे आप। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, तमाम ऐसे और विचारक होंगे, अभी हम बाद में आपको सारे विचारकों के क्या कमेंट कैसे रहे वो कह देंगे। एक विचारधारा आपके पास आध्यात्मिकता की बात आती है, दूसरी जब हम विचारधाराओं की और बात हम करते हैं तो एक विचारधारा उसमें बड़ी फेमस होती है, जिस विचारधारा का आप नाम ले सकते हो उसको कहते हो ये भौतिकतावादी विचारक। दूसरे बात आते हैं भौतिकतावादी विचारक, दो बाटा, एक आध्यात्मिक में, एक आपके पास आता है भौतिकतावादी विचारक। भौतिकतावादी विचारक की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य को लौकिक जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने में मदद करें, ठीक है, मदद करें, ठीक, ऐसी शिक्षा हो इनकी दृष्टि में। यानी कि इस विचारक को मानने वाले कौन लोग हैं, अगर इस विचारक धारा को मानने वालों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नाम एक आएगा चारवाक। एक ऐसे दार्शनिक चारवाक, इन्होंने भौतिकतावादी हैं, इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट कह दिया कि मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाते। शिक्षा क्या करती है कि मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। ये कहते हैं कौन, चारवाक की बात कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी एक बात आती है प्रयोजनवादी की बात, हमने जैसे कहा प्रयोजनवादी विचारधारा क्या बात करती है, यह कहती है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी मनुष्य को मानता है। अब समाज को मनुष्य अगर प्राणी यह मानता है तो फिर कहता है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वर्तमान समाज में क्या करने हैं, अनुकूलन और भविष्य के समाज का निर्माण करने के योग्य बनाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से शिक्षा के बारे में कुछ हमारे पास कमेंट आते हैं। इसके अलावा तमाम और भी कॉन्सेप्ट जैसे पेस्टालॉजी की बात करेंगे, फ्रावेल बात करते हैं, है ना। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जन्मजात शक्तियों को बाह्य रूप में प्रकट करता है। अगली बात फिर अगर यहाँ पर और आती है कि जैसे हमने कहा जॉन डेवी की बात करते हैं, जॉन डेवी का भी एक कमेंट आता है यहाँ पर, उन्होंने कहा शिक्षा व्यक्ति को उन समझ क्षमताओं का विकास करता है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी समस्याओं को पूरा करने योग्य बनाएगी, ठीक है ना। महात्मा गांधी भी कहते हैं, महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क तथा आत्मा में सर्वांगीण विकास करना है। ये बात आती है
कहते हैं उनको आती है। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने और भी एक नया इस तरीके से महात्मा गांधी की बात कर लिया, पेस्टालॉजी की बात कर लिया, फ्रावेल, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, है ना। ये ऐसे विचारक रहे जिन्होंने इसके बारे में बात की। ठीक, शिक्षा के संबंध में बात की। दूसरी अगर हम विचारधारा की बात करें यहीं पर शिक्षा की, अगर और हम बात आगे थोड़ा करें तो हमारे पास एक बात आती है कि शिक्षा हमारे के यहाँ जो परंपरा में कब से रही, शिक्षा कब से दी जा रही थी। तो अगर इस बात को आप ये देखेंगे तो शिक्षा भारत में वैदिक सभ्यता आपने देखा, यानी कि वैदिक सभ्यता में वेद के बाद वहाँ पर आप देखें वेद की रचनाएं हुई। तो वेद की रचनाओं के बाद यहाँ पर बात आती है, एक शब्द आता है उपनिषद। और इस उपनिषद पर चर्चा थोड़ा करिएगा। उपनिषद जो शब्द है इसमें क्या रखा गया है, उपनिषद में क्या बातें रखी गई है, अगर आप बात करेंगे तो ये उपनिषद जो है आपके पास देखिएगा, इसमें 3 शब्द मिलकर बना है। एक का मतलब है उप, और एक शब्द है नी, और दूसरा शब्द है आपके पास सद। इसका मतलब क्या है? उप का मतलब हो गया समीप, और नी का मतलब क्या हो गया? निष्ठापूर्वक। निष्ठापूर्वक, और सद का मतलब क्या हो गया? बैठना। यानी कि एक बात यहाँ पर कही गई कि समीप, निष्ठापूर्वक बैठना। किसके समीप? अब बात आती है किसके समीप? तो गुरु के समीप। यानी कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, श्रद्धापूर्वक बैठना, ये क्या है? उपनिषद है। उपनिषद में जो विचारधाराएं रखी गई हैं, कैसी विचारधाराएं हैं? तो यहाँ पर बात करते हैं, यह दार्शनिक विचारधारा है। दर्शन की बात करते हैं, दार्शनिक विचारधारा है। मीन्स इसमें जो अध्ययन किया गया, किसकी अध्ययन किया गया? दर्शन के अध्ययन किया गया। और दर्शन के क्या विषय हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। दर्शन के क्या विषय हैं? तो दर्शन के अगर विषय की आप बात करेंगे तो एक तो इसमें आपके पास ईश्वर होगा, एक आपके पास ईश्वर, दूसरा इसी को आप कह सकते हो आत्मा, ईश्वर, या इसको आप कह सकते हो आत्मा। अगली बात आप यहाँ पर कर सकते हैं जीव, और अगली बात आप कर सकते हो जगत। यानी कि दर्शन के विषय क्या है? ईश्वर है, जीव है, जगत है, ये हमारे दर्शन के विषय है। और दर्शन में यानी कि फिलॉसफी में क्या कह सकते हो? इसी का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसी का अध्ययन किया जाता है। अब फिर वापस आते हैं, एक दूसरा जो वर्ड हमारे पास आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। यानी कि शिक्षा को रिलेट किससे करना है? मनोविज्ञान से करना है। तो मनोविज्ञान से जो करना है वहाँ आप देखिएगा मनोविज्ञान से कैसे करते हैं। मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा का मनोविज्ञान से संबंध। तो मनोविज्ञान से संबंध, इस संबंध में यानी कि इस विषय पर जो हम डिस्कशन करेंगे वह आपको अगली क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए इस क्लास को आप देखिए, सुनिए, 2, 3, 4 बार पढ़िए, देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो भी कुछ कमियां होंगी वह आप कमेंट करिए और उसके द्वारा, ताकि हम इसमें कुछ और सुधार, संशोधन, परिशोधन इत्यादि आदि कर पाएँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्लास को हम आपके सामने ला पाएँ। थैंक यू वेरी मच।